बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आपको वेलकम करेंगे सबसे आगे में। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। दिस इज इमरान हसन। वंस अगेन आपको खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका दिन आपका दिन बहुत अच्छे से शुरू हो। अल्लाह करे आज मौसम अच्छा है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। उम्मीद है पंजाब और सिंध के शहरों में भी शायद कुछ ऐसा हो। बारिश का इंदिया बहरहाल मौजूद है। एक्सपेक्टेड ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद वगैरह में बारिश हो सकती है। आपको देख के मौसम लग रहा था कि बारिश हो सकती है? थोड़ी सी फील आ रही है वैसे, हल्की हल्की, थोड़ा घुटा घुटा सा लगा आपको माहौल? जब आप थोड़ा जल्दी आई है ना, अब आप देखिए तो थोड़ा सा बेहतर है पहले से। हाँ, मैं आपसे पहले आती हूँ। चलिए अच्छा कि आपने रजिस्टर करा दिया, मैं इनसे पहले ऑफिस पहुंचती हूँ। यस, मैं इनसे पहले बिकॉज़ शी नीड्स मोर मेकअप देन मी। ऑफ कोर्स यार, आप खूबसूरत इंसान हैं, आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल जी, इससे पहले कि हम आपको बताना शुरू करें कि आज क्या क्या हो सकता है या क्या क्या हुआ है कल, जो पिछले 3 दिन के अंदर हुआ ना, जिसने बहुत डरा दिया मुझे, तो वो बता देते हैं कि जलजला 2 मरतबा महसूस हो चुका है, 2 मरतबा आ चुका है। मुझे नहीं पता था, इन्होंने सुबह सुबह बताया कि रात को जलजला आया। रात को 4:15 के ऊपर जलजला आया। प्रोबिंग है कि क्या जलजले की वजह से आपकी आंख खुली या मतलब आंख खुली थी और जलजला उसके बाद आया? तो खैर इतना शदीद नहीं था। 5.6 था आई थिंक। 5.6 था। अच्छी खासी। उसकी 5.3 गहराई जो थी वो 121 किलोमीटर थी, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कम महसूस हुआ इम्पैक्ट। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हुआ है। मैं एकदम से उठी हूँ पानी पीने के लिए और मैंने महसूस किया कि पानी की बोतल ना यूं यूं हिल रही है। मैंने कहा भाई तैयारी पकड़ो, यूं हिल रही है, तैयारी पकड़ो, बाहर निकलो भागने की। लेकिन मैंने ऊपर से देखा तो कोई बाहर था नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए। बोतल में पानी डाल के रखा करें, फिर नहीं हिलेगी। मैं डाल के रखती। अच्छा, उसके बावजूद हिल रही थी। या तो मैं ये ऊपर लाइट देखती रहती हूँ या फिर पानी को देखती रहती हूँ। बहरहाल जी, तमाम लोग महफूज रहे। काफी जगहों पर महसूस किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी था, एबटाबाद में था, AJK में यानी कि आज़ाद कश्मीर में महसूस किया गया, कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर महसूस किया गया। आई होप आप तमाम लोग जो है ना वो महफूज हैं, सेफ हैं, और अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए कि वो रहम इस्तग़फ़ार की तलकीन है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जब अगर ज़ल्ज़ला हो तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके साथ साथ जाहिर बात है, ये जो अवामिल इस वक्त चल रहे हैं, सारी सूरत हाल जो ह्यूमैनिटी के साथ मसाइल हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी माफ़ी वैसे भी मांगते रहने चाहिए। रब की ज़ात जो है वो हम सब पे रहम फरमाए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक सिलसिला आपको याद है हमने शुरू किया था मुख्तलिफ शख्सियात से आपको मिलवाने का। ये सिलसिला सिर्फ हमने इनफैक्ट अभी शुरू नहीं किया, बहुत अरसा पहले का है। कोशिश होती रहती है कि जब भी कोई शख्सियत हमारे आता है, खासतौर पर सियासी शख्सियत, गैर सियासी गुफ्तगू के लिए बात करते हैं ना, हमारे हाथ आए। क्या मतलब हाथ आते नहीं है? Because they people are busy sometimes। और सबसे बड़ी बात पता है कि सुबह उठना मसला होता है। हाँ। खास तौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं या दीगर लोग हैं, वो कहते हैं ये इतनी सुबह उठ के आने नहीं होता। फिर अर्ली मीटिंग्स भी होती हैं, लोगों की मसरूफियत होती है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि वो हमारे लिए टाइम आ जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, और अपने नाज़रीन के लिए, बिकॉज़ दे गॉट अ फॉलोइंग एज वेल, लोग इनको देखना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो कौन है? हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का इनके पास पोर्टफोलियो है। इनसे हम बात करेंगे। आपको वेलकम करते हैं सर, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम गुफ्तगू जो है ना उसका आगाज़ करें, आपको बता देते हैं कि सिख बरादरी जो है ना, उनका एक मेला होता है, एक त्यौहार होता है बैसाखी। वो अब शुरू होने वाला है और हर साल अप्रैल में ये मनाया जाता है। इस साल पाकिस्तान ने 6,500 से ज़ायद सिख यात्री जो है ना उनको वीज़े इशू किए, और जो एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, तो हम एक तो पोर्टफोलियो को भी डिस्कस करेंगे। खेलदार साहब के बड़े डेडिकेटेड वर्कर रहे हैं PMLN के। मैंने बड़े हार्ड टाइम्स के अंदर जब वो जॉइंट सेशंस होते थे ना, और एक दूसरे पे हमले अटैक्स होते थे, तो उनमें भी बड़ा एक्टिव देखा है इनको। आजकल भी नजर आते हैं, वो भी जरा इनसे डिस्कस करते हैं। और फिर ऑब्वियसली बीइंग अ मिनिस्टर इनकी क्या प्रायोरिटी है उस पर भी बात करते हैं। आपको गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग हम न्यूज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। कैसी गुजरी है जिंदगानी सर, आफ्टर बीइंग पर्टिकुलरली मिनिस्टरशिप आने के बाद कैसी गुजरी? क्या कोई तब्दीली आई है? नहीं, रूटीन का ऐसा वही सिर्फ ये है कि सवेरे जो जिस तरह आपने कहा ऑफिस जाना है या इवेंट है, तो वो तो ज़ाहिर होता है जो मिनिस्ट्री का बिजनेस है उसको चलाना। बाकी तो सेम वैसे ही है, पार्लियामेंट और अवाम उनके दरमियान। तो जिस तरह आपने कहा कि सिख यात्री 6,500 से ज़्यादा, तो मैं खुद गया था वाघा बॉर्डर पे। अच्छा, गुड। हमारे वहाँ पे सूबाई वज़ीर जो अक़लियती उमूर है वो भी मेरे साथ थे। हमने उनको रिसीव किया वाघा बॉर्डर पे 10 तारीख को। अच्छा। और फिर मंडे को हमने 14 तारीख को जो मेन तकरीब थी वो ननकाना साहब गुरु बाबा नानक के जो जन्म स्थान है वहाँ पे वो यात्री मौजूद थे। पंजाब साहब गए हैं, करतारपुर गए हैं, अभी भी वे पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त करतारपुर में, और लाहौर में गुरुद्वारे में जाएंगे। तो बड़ा अच्छा उनसे मिलकर लगा, और उन्होंने बहुत ही मतलब बड़ा हैरान भी थे और खुश भी थे
कि पहले ये होता था एक फैमिली के 4 लोगों ने वीज़ा अप्लाई की तो एक को मिलती थी या दो रह जाते थे, तो इस तरह मैं इसी तरफ आई थी कि ये वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हम मजीद फैसिलिटेट कर रहे हैं, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्पेशली रिलीजियस टूरिज्म की जब बात आती है, हमारे सिख यात्री जो उनकी बात आती है, हम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, वीज़ाज़ भी ज़्यादा इशूज़ कर रहे हैं। ये पॉलिसी का हिस्सा है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा या फिर ये देखते हुए कि ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए? एक तो ये रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है, दूसरा इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज़ साहबा और हमारे फेडरल मिनिस्टर सरदार यूसुफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, सारी सबकी ये ख्वाहिश थी कि जिस तरह मैंने कहा कि एक ही घर के अगर 4 लोग हैं, 2 को वीज़ा मिलती है, 2 रह जाते हैं, तो यहाँ फिर ये होता है कि बच्चों को नहीं मिलती, तो नौजवानों को भी अपने गुरु के दर्शन के लिए, तो इस बार जितने अप्लाई किया उसको उतनी वीज़ा जारी की गई। तैयारियां कितनी की गई थी सिक्योरिटी और? बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारियां और इंतज़ाम IVQ बोर्ड ने की थी, हमारी वजारत ने की थी, बहुत से खुश थे और आपने देखा भी होगा उनके इंटरव्यू भी आ रहे हैं, वो बड़ा खुश है। सबसे पहली तो खुशी इसमें ही होती है कि उनके लिए ये धरती मुक़द्दस है जहाँ पे बाबा गुरु नानक ने जन्म भी लिया और वहाँ आखिरी आरामगाह भी उनका करतारपुर में है। तो वो जिस तरह अकीदत होती है किसी भी मज़हब की, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये बड़ा मतलब पाकिस्तान में आना, और सिर्फ भारत से नहीं बाकी दुनिया से हमने वीज़ा मतलब ऑनलाइन कर दिया, अराइवल वीज़ा कर दिया, ठीक है, तो वो आराम से आते हैं। कनाडा, UK, अमेरिका, यूरोप, जहाँ से भी सिख पूरी दुनिया में बैठे हुए वो जब जितने भी आना चाहे उनको भी। तो इस दफ़ा आपने ग्रुप्स को भी ऑनर किया इस सारी सूरत हाल में, अगर कोई इकट्ठे लोग आ रहे हैं तो ये नहीं कि स्क्रूटी इतनी टाइट हो के दो ग्रुप्स थे, एक को पहले बाबा गुरु नानक पंजाब साहब भेजा गया, दूसरों को करतारपुर भेजा गया। इसी तरह फिर वो नानकाना साहब आए, तो 2 ग्रुप्स में अलग अलग ताकि उनको सहूलतें मिल सके, जितने रूम्स, और उनको 3 स्टार और 4 स्टार सहूलत दी गई थी। चलेंगे, बहुत अच्छा। थोड़ा सा अपने करियर के बारे में हमें बताइए, लोग जानना चाहते हैं यकीनी तौर पे, कहाँ से सियासत शुरू की, PMLN का हिस्सा कैसे बने, हाउ इट वर्कड? पहले तो मैं आपको बताऊं, आज तक किसी को नहीं पता होगा शायद, मेरा सहाफ़त से भी ताल्लुक़ रहा। अच्छा, वाह। और डिस्ट्रिक्ट है सिंध में, वहाँ पे हमारा तहसील तलार है, गोलारची है, वहाँ पे मैं एज ए रिपोर्टर भी मैंने काम किया। मेरा हालांकि बैकग्राउंड ये है कि मेरा बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, मेरे फादर जो है बिज़नेस करते थे। मैं जब स्टूडेंट लाइफ के बाद मैंने शौक़ था सहाफ़त में लिखने का, तो कारोबार के साथ वो भी किया। तो ये सहाफ़त के जरासीम फिर वैसे खुद से ही आ गए अपने अंदर, क्योंकि फैमिली में तो कोई नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था, ये मैं एज ए मतलब सोच थी कि कुछ किया जाए, ठीक है। तो इस करते करते इस तरह 2012 में मैंने मेरी प्यार, सिंध में तो सहाफ़त इतनी आसान भी नहीं है। हाँ बिल्कुल मुश्किल था, इसीलिए छोड़ दी थी। बड़ा तनकीद का सामना भी रहता है अक्सर जर्नलिस्ट को, जो पहले जर्नलिस्ट हों उसके बाद सियासत में आ जाएं, तो आपको भी इस तरह की तनकीद का सामना करना नहीं पड़ा? नहीं, इतना हाई प्रोफाइल मेरा उस वक्त नहीं था कि मैं इतना बड़ा नाम हो गया आज लोग मुझे, मगर वो ज़ाहिर एक। अच्छा, लेकिन ये फैसला क्यों किया आपने पॉलिटिक्स में आने का, सियासत जर्नलिज्म को छोड़ के? एक ही बात, सोच एक ही है कि जो है अवाम के मसाइल को उजागर किया जाए, सहाफ़त ये है इशूज़ को, सियासत ये है कि उनको हल किया जाए। तो सियासत में 2012 में मेरी पहली सियासी जमात है जो मुस्लिम लीग नून, जिसका मैंने इंतखाब किया, और मैंने समझा कि नवाज शरीफ साहब भी हैं जो इस खित्ते के सीनियर लीडर भी हैं, जिनका विज़न भी है। जिस तरह मैं उस वक्त ज़माने में देखता था मोटरवे, मतलब एक कहीं पे भी पाकिस्तान में ये पहला मंसूबा था, एक इनकलाब था मतलब तरक्की का। इसी तरह मेरा बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, आपने देखा उस वक्त टूल टैक्स होते थे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। अच्छा, उस वक्त सिंध में डाकू राज था, तो उस वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब आते हैं और उन्होंने डाकू राज बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, अमन अमान दे दिया। तो एज ए बिजनेसमैन मैं समझता था। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि मेरा बैकग्राउंड जो है फैमिली का, मेरे दादा की राइस मिल थी वो नेशनलाइज की गई थी। भुट्टो साहब, भुट्टो शहीद ने नेशनलाइज। ये फिर आपने गुस्से में आके तो ज्वाइन नहीं की? गुस्से में नहीं, मगर वो ज़ाहिर एक ये था, मतलब कि ज़ाहिर कहीं ना कहीं होता है कि आइडियोलॉजी तो फैमिली का भी यही होता था। इन सारे इक़दाम के बावजूद खिल साहब, सिंध के अंदर उतनी पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो पाई नून लीग की? इवन कराची शहर के अंदर एक दफ़ा गवर्नमेंट तो उन्होंने बनाई, लेकिन मजमूई तौर पर जो एक
प्रायोरिटी एक तो नून लीग ने भी नहीं दी, सिंध के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं रही, कराची में ऑफ एंड ऑन जाते रहे, कुछ मंसूबे भी मुकम्मल किए सिंध गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उस तरह का वोट बैंक, उस तरह का बेस नहीं बना पाए। मुझे याद है कि इससे पहले ये जो रिसेंट इलेक्शन है, इससे पहले नून लीग की बड़ी अच्छी एक वोट बैंक बन रही थी कराची में, लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू सीट, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर्स नहीं ले पाई कभी नून लीग वहाँ पे, क्या वजह है? 97 में आपने सही कहा, मुस्लिम लीग नून की सूबाई हुकूमत थी जी, ठीक है। 2013 में भी 11-12 में हमारे कायद नवाज शरीफ ने कोशिश की कि दोबारा उसको पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया, और 2013 में हमारे वो सीटें थी उधर। फिर असल वजह जो मुझे समझ आती है, वो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, हमने जो 18 अमेंडमेंट किए, 18 अमेंडमेंट के बाद अख्तियार सूबों को चले गए। आप देखें पंजाब में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात उभरी, सिंध में पीपल्स पार्टी उभर कर आई, KPK में PTI आ गई, इसी तरह बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं। तो उससे लेकर आज तक आप देखें चारों सूबों का यही हाल है। KPK में आज भी PTI की हुकूमत है, पंजाब में PMLN की, सिंध में ये है। अब लोगों के जो इश्यूज होते हैं वो सूबाई हुकूमत से जुड़े होते हैं, वो कराची में बैठे हुए शख्स का हो, या बदीन में हो, या उमरकोट हो, या सांगड़ हो, या सखर हो, या जामशर हो, उनका रोज़मर्रा का जो इश्यूज हैं वो थाना कल्चर तो ज़ाहिर है हमारे 13 से 18 आपका बड़ा अच्छा मॉडल था नून लीग का अपने अगले इलेक्शंस के लिए, जो आप क्लेम भी करते हैं कि आपके हक में नहीं हुए, चोरी हुए। उसमें आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज साहब हार गए थे कराची से सीट 18 में शहबाज साहब को हरवाया गया था। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब उसके ही हल्के लड़े, उसको भी हरवाया गया था। तो वो एक अलग कहानी है। मगर मैं जो आपका सवाल है कि पार्टी क्यों नहीं बन सकी, उसकी वजह 18 अमेंडमेंट है, क्योंकि जो सारे इख्तियार सूबों के पास गए हैं, तो लोग जो है ना देखते हैं कि ये कल सूबे में ये हुकूमत आ रही है, तो उनका वोट भी तो खेलदार साहब, इसका क्या मतलब है कि जो जमातें हैं, जैसे आप पंजाब की बात करें, नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी, KP में PTI, तो जमातों ने भी इस फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा दूसरे सूबे के अंदर पेनिट्रेट करने की, लोगों को इंगेज करने की कोशिश नहीं करते? क्या पता है कि क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट से ही आप देखें 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो ज़ाहिर है सूबे के साथ वज़ीर आज़म मिल के काम कर सकते हैं। उस वक्त कराची जल रहा था, ऑपरेशन करना था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उस वक्त कायम अली शाह जो वज़ीर आला थे उनको ऑन बोर्ड किया, उनको साथ लेके गए, ग्रीन बस का मंसूबा शुरू किया, उसको साथ ले गए, मोटरवे ले गए तो उनको साथ ले। जो हमारी PMLN की लीडरशिप या बाकी जो NTPP फोर्सेस हैं वो समझते हैं ये वफाक और ये मिलके काम कर रहे हैं। इसी तरह आप जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने भी ज़ाहिर सूबाई हुकूमत से उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, मगर अपनी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं कर सके, इसलिए कि 18 अमेंडमेंट के बाद वफाक कुछ नहीं कर सकता डायरेक्ट। जो भी कुछ करना है हुकूमत सूबे के साथ मिलके करना है। तो जो एंटी पार्टी होती है वो समझती है कि ये तो सब मिले हुए हैं आपस में, हालांकि ये नहीं है, आईनी मामला है। जो चीज़ें विफाक की डोमेन में हैं, जैसे कराची के अंदर मुख्तलिफ अजला की तकसीम है, या एक टाइम पे तो ये भी आया कि सूबे मजीद बनने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, विफाक वो तो कर सकता है ना, उस पर कंसेंसस करके कुछ ऐसे इक़दाम करे जिसमें लोगों को डिफरेंट यूनिट्स की सूरत में फैसिलिटेट करे। अब चूँकि एक ही यूनिट्स हैं या हमारे ओवरऑल 4 हमारे सूबे हैं बड़े, तो उसमें फिर अगर एक पार्टी रूरल एरिया से जीत के आ जाती है जैसे कि पीपल्स पार्टी है, अब तो खैर उन्हें अर्बन में भी, कराची में भी उनकी सीट्स हैं, लेकिन उसको फिर सपोर्ट मिलती है और वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है, तो फिर इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए तो विफाक कर सकता है ना। और 18वीं तरमीम में भी आपकी राय शामिल थी, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी उसके अंदर भी आपकी पार्टी की काफ़ी इंक्लूजन थी। देखें सूबा सिंध में जब भी कोई बात करता है इस तरह के, कराची को अलग किया जाए तो बड़ी मज़ाहमत आती है, बड़ा रद्द-ए-अमल आता है। तो मैं ज़ाहिर सूबे से ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि सूबे को तोड़ने से या सूबे ज़्यादा बनाने से कोई गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। गवर्नेंस बेहतर होने का मामला सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हो या वज़ीर आज़म जो भी होता है मुल्क का, उनके पॉलिसी से बेहतरी हो सकती है, करप्शन का खात्मे से बेहतरी हो सकती है, अवाम की ज़िंदगी में आसान बनाने के लिए। आप एक सिंपल ले लें, किसी ज़माने में शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए कितने मसाइल होते थे, मैनुअल जब था। आज नादरा में जाएं, अगर आप अपने सिस्टम से जाते हैं, लाइन में लगते हैं, जो भी है, बायोमेट्रिक भी होता है, कोई भी हो उनको आना पड़ता है। तो मकसद आप चीज़ों को जदीद अंदाज में जिस तरह दुनिया में हो रहा है कर सकते हैं।
एक आपके पटवारी के आप मोहताज क्यों हैं? आप आज कल जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, डिजिटल मीडिया है, आज ऐप से आपको अपनी ज़मीन का कोई कागज़ चाहिए तो उनको निकालना चाहिए। मतलब तो आप सिस्टम बेहतर हो, सिस्टम बेहतर हो। इसमें पता है दिलचस्प बात क्या है कि वोटर इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपके खिलाफ MQM को वोट देता है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपको वोट देता है, एक दूसरे के खिलाफ वोट देता है, और फिर आप इलेक्शन जीत के तीनों एक हो जाते हैं कराची के अंदर। ये वहां पे फिर वोटर बेचारा परेशान हो जाता है कि मैंने तो उस नजरिए पे वोट ही नहीं है जिसके साथ आप बैठ गए। यही मैं बात कर रहा हूँ जो 18 अमेंडमेंट के बाद। अब MQM की मजबूरी है, तो ज़ाहिर MQM अभी वफाक में 3 मुखालिफ जमातें कराची में इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स है, MQM, पीपल्स पार्टी और आप। हम मुखालिफ है और हम बोल भी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ भी बैठे हुए। अवाम समझती कि ये तो कट्ठे बैठे हुए। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ है, इसलिए लोगों का भी एतमाद पॉलिटिक्स पे। लेकिन पीपल्स पार्टी तो देखिए बोल रही है, अब ये जो नेहरू की तकसीम वाला मामला है, नेहरू का मामला, उसके ऊपर तो वो कह रही है कि हम साथ नहीं देंगे अगर नहीं मानी जाती उनकी बात। आपका ताल्लुक सिंध से है, आपकी क्या राय है? क्योंकि इरसा तो कह रहा है कि 40% कम हुआ है पानी सिंध का पंजाब की निस्बत, जहाँ पर 15% कम हुआ है। आपको लगता है कि ये पॉलिसी ठीक है और पीपल्स पार्टी सही पर खड़ी है? देखें, ये बड़ा डिबेट है। पहली बात ये कि पार्टी जो पानी है वो कमी है पूरा पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ सिंध फेस कर रहा है। मेरा ताल्लुक सिंध से है, सिंध में भी पानी की शदीद इस वक्त किल्लत है, खरीफ का जो फसल लगना है पानी नहीं है। पंजाब में भी कमी है, तो पंजाब भी फेस कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पानी का मामला है ये भी गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। अब 18 अमेंडमेंट आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इख्तलाफात हैं उनके, वो ठीक हैं या गलत है उनकी राय इस वक्त इस मामले के ऊपर? देखें, पीपल्स पार्टी सिंध से उनका बेस है। सिंध में इस वक्त शदीद जो है आम जो वोटर है पीपल्स पार्टी के, या आम सिंधी है जिनका किसी जमात से भी अगर ताल्लुक नहीं, वो सड़क पे है। यहाँ खवातीन, बच्चे, नौजवान सब सड़कों में एहतजाज कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की ये मजबूरी भी है, और पीपल्स पार्टी को सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हवाले से पानी के हल, तो वो पहले भी उन्होंने। क्या राय है इस मामले? देखिए, मेरी राय वो, मैं समझता हूँ मेरी जमात की भी यही राय है कि किसी सूबे को हम नाराज़ नहीं कर सकते। ये मामला आइनी मामला है, आइनी फोरम पे हल होना है। 2 सूबों का है। पंजाब समझता है कि हम अपने हिस्से से नहरें निकाल रहे हैं, सिंध कहते हैं कि हमारे पानी से निकलेगी। इसका हल जो है निकलेगा वफाक के प्लेटफॉर्म से। अभी तक हमने जज़वी तौर पर एकनिक में ये मनसूबा शामिल नहीं किया है एजेंडा में, और वहाँ पे ये मंजूरी नहीं हुई। CCI में आना है, अल्टीमेटली CCI में वो डिबेट होगी। तो मैं समझ रहा हूँ आइनी फोरम पे चलें इसी बहाने CCI का इजलास लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा माइनॉरिटीज़ की तरफ आते हैं हम, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, उनके राइट्स का मसला है। बहुत से मामलात में मेरिट का मसला है। आप रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरफेथ हार्मनी के मिनिस्टर हैं आप। बुनियादी चैलेंजेस इस वक्त इस मिनिस्ट्री में क्या हैं, आपने जो ऑब्जर्व किए हैं, जिनको आप एड्रेस करना चाह रहे हो, तरजीहात क्या हैं आपकी? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक हिंदू बिरादरी से, अक़लियतों से, पर मैं उतना ही पाकिस्तानी हूँ जितना आप अक्सरियत वाले हैं। और मैं गैर मुस्लिम हूँ, आप मुस्लिम हैं, मगर हम पाकिस्तानी हैं। हमारा वतन ये, हम सन ऑफ सॉइल हैं, हम कहीं से आए नहीं हैं। हम मोहनजोदड़ो से हमारी जो आबा व अजदाद आते जा रहे हैं, हज़ारों सालों की हमारी तहज़ीब है। अब बात यह है कि मसाइल हैं, ये नहीं कि मैं आपको इस वक्त कहूँ कि नहीं है अक़लियतें खुश है, कोई मसला नहीं है। कुछ मसाइल हैं जो हमें गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, कुछ मसाइल हैं जो इंसाफ से जुड़े हुए हैं। हमारे अगर 12-13 साल की बच्ची को फोर्स कन्वर्जन के लिए कोई उठा के लेके जाता है, फिर वो अदालत में पहुंचती है बच्ची, तो आप सोचें 12 साल की बच्ची कैसे फ़ैसला कर सकती है कि मैं मज़हब भी तब्दील कर रही हूँ, मैं शादी भी कर रही हूँ। तो ये कोई भी मुआशरा मैं समझता हूँ काबिल कबूल ये बात है। दूसरा लेजिस्लेशन के ऊपर इस सिलसिले में जी मैं आ रहा हूँ उसी पे। दूसरी बात, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दीन जबर की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में ये इजाज़त नहीं है कि जबर किसी से करें, आईन पाकिस्तान नहीं देता है। तो जब इंसाफ के जहाँ पे जज के सामने वो बच्ची खड़ी होती है, जज भी मजबूर हो जाता है उनके सामने के नहीं, फिर वो उनके जो मर्द है उसके हक में फ़ैसला देता है, बच्ची चली जाती है। इस तरह के हमारे पास मसाइल हैं, कानून उसके लिए हमें बनाने की ज़रूरत है। हम इस पर काम कर रहे हैं कि कानून ऐसा पाकिस्तान में इस वक्त कोई कन्वर्ट भी होता है अपनी मर्ज़ी से, 25 साल 30 साल का जवान या औरत या मर्द कोई भी होता है, कोई कानून नहीं है उसके लिए। तो वो अगर कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई ना। मुझे याद है रमेश लाल को जब पीपल्स पार्टी लेकर आई थी ना, तो हमने उनका इंटरव्यू इसलिए किया था कि बड़े गरीब मेंबर हैं,
उनके पास उनके वसाइल कम है, तो हमने उनको बड़ा क्रेडिट दिया था उस टाइम पे, बैक इन आई बिलीव 2010-11 की बात होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई हैव इंटरव्यूड हिम, तो उन्होंने भी ऐसी बातें की थी अपनी कम्युनिटी को लेकर और उन पे काम करने की, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स मुझे लगता है हालात ठीक होने के बजाय ख़राब हुए हैं। हम उस तरह की सिक्योरिटी या ट्रस्ट नहीं दे पा रहे, हमें देना चाहिए, फर्दर काम करना चाहिए। तो आप चूंकि आपका ताल्लुक भी उससे है, तो आई बिलीव मुझसे बहुत बेहतर आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मामला गवर्नेंस है। इस वक्त हमारी एक बच्ची है प्रिया कुमारी, जो 3 साल पहले एक गाँव से 7 साल की बच्ची थी, उसको अगवा किया गया था। जिस तरह बच्चों को उठाया जाता है अगवा किया, इसी तरह हमारे मुसलमान बच्चे भी वहाँ से उठाए गए हैं, कच्चे के एरिया से या उस तरह सखर लाड़काना इस तरह के। अब हिंदू हम समझते हैं कि ये जुल्म हमसे है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, अगर किडनैप के 10 केस होंगे, उसमें 9 जो होंगे मुसलमान होंगे, एक हिंदू हो सकता है। तो ये इसका मजहब से ताल्लुक नहीं है। इससे क्रिमिनल जो है उसका मैं सोल्यूशन ये है कि गवर्नेंस बेहतर की जाए, इंसाफ का मैयार बेहतर की जाए। कि जब तक नहीं होगा इंसाफ, किसी मुसलमान को नहीं मिलता या मुझे हिंदू को भी नहीं मिलता, तो ये सबका मसला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा मसला सिर्फ हमारे लिए, तो इसको हाईलाइट किया जाता है। हमारा जो मुखालिफ मुल्क है वो उसको हाईलाइट प्रोपेगेंडा तौर पे करता है कि ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, मगर ऐसी बात नहीं है। मेरी रियासत जो है वो माँ की जैसी, मेरी रियासत ये नहीं कर रही है। मेरी रियासत की कोई ये पॉलिसी नहीं है। प्रॉब्लम्स का पता है, लेजिस्लेशन के ऊपर आप बात कर रहे थे, कवानीन मौजूद नहीं है, तो उसके लिए आपने कोई कुछ किया है या करने की तैयारी की जा रही है कि कोई कवानीन बनाए जाए ताकि प्रोटेक्ट किया जाए माइनॉरिटीज़ को भी, या उनकी वजह से अगर कुछ ये किडनैपिंग वाले मामला की आप बात करें उसके अंदर कोई मसला है तो उनको भी? कवानीन मौजूद भी है, फोर्स कन्वर्जन के लिए कवानीन के बनाने के हम काम कर रहे हैं। असल कवानीन बन भी जाए उसमें अमल दरामद। सिंध में एक कवानीन है कि 18 साल से उम्र कम बच्चा बच्ची शादी नहीं कर सकता, मगर वहाँ 12 साल का भी हो रहा है, 14 साल भी हो रहा है। कानून तो बना लिया ना सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी का अच्छा इनिशिएटिव था, उन्होंने ये किया है। मगर कवानीन होने के बावजूद भी अगर अमल दरामद नहीं होता तो ये गवर्नेंस का मामला है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो गवर्नेंस ठीक हो जाए हमारे, बाकी जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, आप देखें मुसलमानों के साथ भारत में क्या हो रहा है। कश्मीर में जो जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जो कानून उन्होंने बनाया, अभी वहाँ पे जो अमला के जो है मतरूका इमलाक है, उनको कानून बना के तब्दील कर दिया है। इस तरह पाकिस्तान में ये पॉलिसी नहीं है, ये रियासत कर रही है भारत में, वहाँ के सिखों के साथ, वहाँ के। लेकिन रियासत की तो मैं बात नहीं करता, एक चीज़ तो हमें कन्फेस करनी चाहिए, क्योंकि हम वो कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते। माइनॉरिटीज़ बहुत सारे चैलेंजेस का शिकार हैं। हम लोग, हमसे मुराद ये सोसाइटी जो है, जो मेजॉरिटी है, ये बहुत से मामलात में बुली करती है, मेरिट उस तरह से नहीं दिया जाता। अब आपकी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत सारी की पोस्ट के ऊपर नए लोग नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इनकरेज नहीं करें, अगर डिस्करेज नहीं कर रहे तो इनकरेज भी नहीं कर रहे उस सतह पर जैसे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल मुझे लगता है लेनी पड़ेगी। अब गेटिंग बैक टू दिस सिचुएशन, अब तक कितनी कानून साजी हुई है और मजीद हम कब तक इस पर कोई डेवलपमेंट देखें जिससे हम अपनी माइनॉरिटीज़ को भी उसी सतह पे आगे लेके आएँ, जैसे हम लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, जगह लेके बैठे हैं, वो भी आए आगे? देखें, पाकिस्तान में तमाम जो मज़ाहब के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हर पोस्ट पे आ सकते हैं, सिवाय सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, गवर्नर, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये नहीं। बाकी तो जहाँ पे राना भगवान दास जज भी सुप्रीम कोर्ट के बने हैं, हाई कोर्ट के जज भी बने हैं, अच्छे हमारे डॉक्टर हैं, मसीह हिंदू, अच्छे हमारे तालीमदान हैं, हर शोबे में हमारे लोग हैं। एक्सपोर्ट में हमारे बिज़नेस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार हिंदू का है। सिंध और साउथ पंजाब में जो किसान है वो उसका ताल्लुक हमारे मज़हब से। हर शोबे में हम हैं। पॉलिटिक्स में मैं आज यहाँ इस कैबिनेट का हिस्सा हूँ ना, तो ये मुझे आइन ने बनाया है ना, हिस्सा दिया है ना, इस हुकूमत ने। तो नवाज, थोड़ी सी मुझे लाइटर एंड पे एक दो बातें कर लें, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे, टाइम कम है। आप एक हार्ड लाइनर है नून लीग की तरफ से, हमने देखा है आपको। तो आपका बेस्ट फ्रेंड तहरीक इंसाफ में कौन है? तहरीक इंसाफ में किससे आपकी अच्छी दोस्ती शोस्ती है? दोस्ती तो काफ़ी फवाद चौधरी साहब से भी है। अच्छा। और अली मोहम्मद साहब जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े मतलब दिल के। अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, उनसे अच्छी इंटरेक्शन रहती है। आमिर डोगर साहब भी है। अच्छा। और इसी तरह कुछ लोग और हैं जो छोड़ गए हैं पीटीआई, जिन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है। काफ़ी दोस्त हैं पीटीआई में, कुछ अच्छे लोग भी। शामून कुरैशी से अच्छी न्याज़मंदी, क्योंकि वहाँ के पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, बीइंग पॉलिटिशियन?
वो पीटीआई तो जमात बची नहीं है, एक शख्स की है जो शख्स कैद है वही जमात भी है, वही सब कुछ है। मैं समझता हूँ जब तक वो फसाद और फितना और इंतशार की सियासत छोड़कर सियासी दायरा में शामिल नहीं वो शख्स होगा। अभी तो मुफाहिमत की बातें कर रहे हैं, वो मुफाहिमत की तरफ आ रहे हैं ना, बातचीत की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। एक तरफ वो मुफाहमत तो पहले दिन से वो कोशिश कर रहे हैं, वो मुफाहमत चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट में। मैं खुल के बता दूं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने जितना काम किया है या जितना पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया है, ये भी तारीख में कोई अमल नहीं होता। भुट्टो शहीद हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तब भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को निकाला गया, कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह का काम उन्होंने, या लॉबियर हायर करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाके बिल पेश करवाना, क्या क्या नहीं किया है। तो आज भी वो काम कर रहे हैं। वो कोशिश तो थी मियाँ साहब ने, मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ साहब ने ये तो कह सकते हैं ना, उन्होंने ये भी कहा, बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, आपका सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये कहना हक है, ये उन्होंने कहा है, मैं ऑन करता हूं। ये वो सियासत पे तो बातें शुरू हो, घंटे हमारे गुजर जाने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, किसी और विषय पे बैठे और गपशप करेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब सियासतदान सामने आए, हम कहते हैं कि सियासत पे ज्यादा बातें ना करें, लेकिन वो सियासत बीच में आ जाती है। लेकिन हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है कुछ ऐसा करके जाइए अपनी कम्युनिटी के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, ताकि आपको अच्छे लफ्जों में याद रखा जाए, बहुत जरूरी है। तो आपने जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब की गुफ्तगू सुनी, अब हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आज हमने बड़े जबरदस्त 2 मेहमान आपके लिए सुबह अरेंज किए हैं। राजा रानी का मैंने जब टीजर देखा, जब मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कहा दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिंग, एंड हम टीवी आई बिलीव सरप्राइज करने वाला। एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात भी करवाएंगे बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मजे के मेहमानों से। सरप्राइज, साथ रहिए। बहुत प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी कि दिल चाह रहा है कि तुम्हें आंखों में बसा के आंखें बंद कर। जख्मों को मरहम हुआ मेरे हर दर्द की। मुझे ये काम कब तक करना होगा? जब तक जावियार बेहतर नहीं हो जाती। पागल हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा। पागल नहीं हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। जब खून में लालच शामिल हो जाए तो उनसे फिर कोई रिश्ता नहीं रहता। मैं अपने भाई की बिगड़ती हालत के हर लम्हे को देखना चाहता हूँ। यूं समझो कि मुझे सुकून मिलता है। तुमने क्या मांगा? तुम्हारा राजा और अपने लिए रानी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपको मालूम तो हो गया होगा हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। होता ही है कि फार्मूला टीजर्स एंड ट्रेलर्स आ रहे होते हैं ड्रामास, क्योंकि एक मुसलसल सिलसिला चल रहा होता है। देन सडनली हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान की ड्रामा स्क्रीन्स के ऊपर या चैनल्स की स्क्रीन्स के ऊपर कोई एक आध ऐसा टीजर किसी एक ड्रामे का आता है जो आपको रोक लेता है कि नहीं नहीं ये क्या है। राजा रानी का जो टीजर है उसने कम से कम मेरे साथ बीइंग व्यूअर यही किया। जब ये ऑनर हुआ, मैंने इसकी फर्स्ट लुक जब मैंने देखी, मैंने कहा ये क्या है, दिस लुक्स समथिंग डिफरेंट एंड इट एक्चुअली इज समथिंग डिफरेंट, जिसको हमने कहा कि इस पर बात होनी चाहिए। अब सिचुएशन ये है कि राजा रानी आज आने जा रहे हैं, आज आने जा रहे हैं 8 बजे तो हम टीवी पे आने जा रहे हैं। आज से बाकायदा तौर पे आगाज होगा और रोजाना यानी कि हर बुध को आप देखेंगे वीकली इसको। लेकिन फिल वक्त क्या है हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है राजा रानी। हमने सोचा कि इससे पहले कि राजा रानी ड्रामा के अंदर आपकी मुलाकात हो उनसे, उससे पहले हम आपकी मुलाकात करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने इस शो के थ्रू। हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, फैसल कुरैशी साहब, जो कि राजा रानी ड्रामे की मेन लीड है। और उनके साथ मौजूद हैं हिना अफरीदी, जिन्होंने कंपैरेटिवली काफ़ी कम काम किया है फैसल से, बट उन्होंने जितना भी काम किया वो बहुत ही कमाल और जबरदस्त किया। आप दोनों को वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम सबको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप सच एन कैसी ऑनर हैं? हैविंग यू। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आगाज करना चाहूंगी अच्छा, इससे पहले हम सवालों पे जाएं, हम ये भी बता दें कि ये मोमिना दुरैद और बाबर जावेद प्रोडक्शन का ये ड्रामा है जो कि हम टीवी के ऊपर नशर होगा। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि वी ऑलवेज ट्राई कि हम डिफरेंट चीजें आपके लिए हम टीवी लेकर आए। सो दिस इज पार्ट ऑफ दिस होल जर्नी। ये जो आप बात कर रहे थे ना कि इसका टीजर देखकर आप रुक गए, उसकी वजह ये है फैसल कुरैशी साहब, हिना अफरीदी जो है ये इसके अंदर मौजूद थे। और फैसल जिस ड्रामे के अंदर हमें नजर आते हैं ना, हमें याद है, देखते आ रहे हैं उनको कितने बड़े बड़े ड्रामास
के अंदर उन्होंने काम किया है, कितने बड़े बड़े किरदार उन्होंने अदा किए हैं। सबसे पहले फैसल मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसकी थोड़ी सी, हमें पता है कि आप पूरी तो नहीं बता सकेंगे, बट थोड़ा सा स्नीक पीक जो है ना इस ड्रामे का दे। राजा को रानी से प्यार हो जाता है, थोड़ा सा ज़रा बताइए इस ड्रामे के बारे में। मजे की बात यह है कि राजा को रानी से प्यार है और रानी को राजा से प्यार है, बट आई एम नॉट द राजा। ओके ओके, ये तो इतना ही था और बहुत अच्छा था। अच्छा जी हाँ अच्छा, लेकिन अभी जब आपने बात की कि बाबर जावेद प्रोडक्शन है और मोमना दुरैत, ये सिलसिला बड़ा पहले स्टार्ट हुआ था तेरे जाने के बाद से। उसके बाद मनु सलवा, घोस्ट, माने न दिल, झुमका जान, मेरी अनसुनी कहानी, मैं अब्दुल कादिर हूँ, कैद तनाई। एक बीच में गैप आया और उसके बाद अब राजा रानी जो है वो आ रहा है। और बाबर इंसिस्टेड मी कि मैं ये कैरेक्टर करूं। और हिना का आपने कहा कि उसने अभी काम किया, तो जब से मैं काम कर रहा हूँ हिना तो पैदा भी नहीं हुई होगी। बहुत बाद में आई है ये इंडस्ट्री में। तो अब बेचारी फंस गई हमारे साथ इस कहानी में, लेकिन आई थिंक बड़ा अच्छा निभाया है हिना ने। और बहुत मुश्किल कैरेक्टर है हिना का, बहुत चैलेंजिंग है। सीरियस हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम कन्वेंशनल रोल्स देख के है ना कमिंग टू यू सिंस फैसल सेड, और इतने फाइन आर्टिस्ट के साथ एक मंझे हुए अदाकार के साथ अदाकारी करना चैलेंजिंग भी होता है। फिर सो इज़ द स्क्रीन, सो इज़ द स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर आपको लगता है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जाहिर बात है आपके अंदर डायरेक्टर को वो चीज़ नजर आई है, दैट्स व्हाई यू आर देयर इन द लीड रोल। थोड़ा सा हमें अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए आप, है ना, क्या है ये? जब मेरी मीटिंग हुई अमीन इकबाल सर के साथ, जो डायरेक्टर हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि है ना, आपको पता ना क्या आप किसके ऑपोजिट हैं, आप फैसल कुरैशी के ऑपोजिट हैं। तो आपने ना 100% नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट आपने ट्राई करना है कि आपने 60% तो देना ही देना है। तो मैंने कहा सर आपने मुझे पहले ही नर्वस कर दिया, मतलब फैसल कुरैशी कहाँ, और मैं बिल्कुल न्यू, मतलब मैं कैसे वो कर सकती हूँ, मुकाबला कर सकती हूँ उनका। तो अमीन इकबाल जो हैं, उन्होंने इतना मुझ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उन्होंने तब तक वो कट नहीं कहते थे जब तक उनको लगता नहीं था कि सीन डन हो चुका है या ये मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग गया है। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग सिखाई, हर चीज़ सिखाई, क्योंकि कैरेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरे बिल्कुल ऑपोजिट था। रानी जो रानी है, कौन है? कोई चुलबुली सी लड़की है, कोई रोमांटिक सी लड़की है, रानी कौन है? नहीं, रानी ना रोमांटिक है ना चुलबुली है, रानी बहुत सीरियस है। रानी क्या नाम है, बहुत चैलेंजिंग है। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट था मेरे। मैं आप जनाब से बात करती हूँ तो रानी जो है वो तू तड़ाक से बात करती है। रानी परवाह नहीं करती दुनिया की, रानी लड़ पड़ती है, किसी से भी लड़ पड़ती है वो। और कार मैकेनिक है यार रानी। फैसल भाई की खास शरीफ राजा भी नहीं लग रहा हमें फ्रैंकली। और पूरा घर चलाती है। बताया ना कि राजा तो है ही कोई और। अच्छा फैसल, बड़ी मुझे खुशी हुई आपने कैद तन्हाई का जिक्र किया और मैं अब्दुल कादिर का जिक्र किया। ये बड़े आइकॉनिक ड्रामाज हैं और मुझे याद है हम छोटे होते थे तो हमने ये सारे ड्रामाज देखे और आज भी उनकी यादें ताज़ा हैं जहन के अंदर। इस ड्रामे का ट्रेलर जो मैंने देखा है उसके अंदर थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। मेंटली चैलेंज्ड भी कुछ जगहों पर नजर आया ये किरदार और कुछ जगहों पर ठीक भी नजर आया है, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा जरा बताइएगा। It's become a mentally challenge because एक इंसिडेंट है जिसके बाद ये जो मेरा कैरेक्टर है जावियार, ये फंस जाता है एक अपनी मेमोरी में और वहाँ से जो है वो सारा मसला शुरू होता है और किस तरह से फिर वो रानी से मिलता है, किस तरह से इसकी ज़िंदगी में चेंजेस आती हैं। जिस तरह से अमीन इकबाल ने मैंने और अमीन ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा काम किया है, पिछले 22-23 साल से दोस्त हैं हम दोनों, लेकिन हमने काम ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया। अमीन बार बार सेट पे यही कहते थे कि अगर हम पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो लोगों को नज़र आना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं साथ में। दो के बाबर के साथ ऑब्वियसली बाबर जावेद के साथ तो एक बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई 10 ड्रामे तो हम टीवी पे हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने ड्रामे बाकी चैनल्स पे हैं। बाबर का भी बहुत ट्रस्ट था। जब मैंने कहानी पढ़ी थी तो मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल है यार, ये एक जिस एज में मैं हूँ उस एज में होते हुए मुझे एक 8 से 9 साल के बच्चे का कैरेक्टर प्ले करना है। मैंने कहा आई मीन
दिस इज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। सो उन्होंने कहा नहीं आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करें, वो आपका मामला नहीं है एज वाला मामला आपका है ही नहीं। नहीं लेकिन देखे ना एक स्क्रीन एज भी होती है। आई मीन आई बिन लिसनिंग ऑल दिस फ्रॉम, मैं जब 30 साल का था या शायद 28 साल का था, मैं तब से पता नहीं क्या क्या बातें सुन रहा हूँ, अभी तक यही सुन रहा हूँ। तो बात ये है मुझे पता है कि इस स्टेज पर आकर अपने करियर में इतना बड़ा रिस्क लेना कि पता नहीं चलेगा लोग एक्सेप्ट करेंगे इस किरदार को या नहीं करेंगे, इस कहानी की वजह से ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए? डिफिकल्ट तो है लेकिन मैं ये करूंगा। I think it's not typical. It's a very interesting story. I mean लोग बड़ा कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, बिकॉज हर एपिसोड में इतनी हैपनिंग है, इतनी फास्ट पेस स्टोरी है कि कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। और ऑब्वियसली आप कुछ चीज़ों में ड्रामा लाइसेंस लेते हैं कि जब एक 45, 46 या 47 साल का आदमी जो है when he's playing एक 8 साल का बच्चा या 9 साल का बच्चा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसकी एनर्जी अलग है, उसकी हरकतें अलग हैं। अब वो बूढ़ा बाप जो अब उम्र के इस हिस्से में था जहाँ उसने सोचा था कि अब मेरा बेटा सब संभाल रहा है तो मैं रेस्ट करूं, सुकून करूं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारूं, वहाँ पे वो बाप जो है उसको दोबारा से उठ के मेहनत करनी पड़ रही है, उसको दोबारा से लड़ना पड़ रहा है अपने बच्चे के लिए। और वो सारी हाँ, और जो बड़ा नहीं हो रहा है बाय द वे, और बड़ी उसमें स्ट्रगल है उस बाप की, और वो किस तरह से फिर कैरेक्टर जाके रानी से मिलता है, फिर रानी के साथ उन सारी चीज। फैसल स्टोरीज का ये भी होता है कि शुरू में बड़ी कैची होती हैं, व्हेन यू नो एक ड्रामा शुरू में कैची कुछ स्टोरीज लगती हैं, लेकिन बाद में लोगों को ड्रैग लगने लगता है, या हम डायरेक्टर्स कुछ कैरेक्टर्स का सहारा ले लेते हैं, उनको एग्रेसिव दिखा के या एबनॉर्मल दिखा के कि लोग इस कहानी से जुड़े रहें। ये कहानी मुख्तलिफ कैसे है बाकी कहानियों से जो हमने से पहले ऐसी देखी हैं इस किस्म की? ऑब्वियसली देखें, कहानियाँ तो बकौल शेक्सपियर के 4 ही हैं, लेकिन उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो कहानी को मुख्तलिफ करते हैं। और जो आपने बात की इंटरेस्ट की, आई थिंक टिल द लास्ट सीन जो ड्रॉप सीन है हमारे सीरियल का, वहाँ तक आप इंटरेस्ट लूज नहीं करेंगे। ये तो एक बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि कैरेक्टराइजेशंस इतनी मज़े की बनी हुई हैं, सिचुएशंस इतनी मज़े की हैं। हम जब सेट पे भी बात करते थे तो यही बात होती थी कि हम खुद बड़ा परेशान होते थे कि अच्छा ये हो गया तो अब ये होगा तो फिर ये क्या होगा। हिना भी पूछती रहती थी, मैं भी पूछता रहता था। कई दफ़ा कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स अमीन ने हमारे लिए भी रखे हुए थे कि मैं तानू बात से दसांगा या नहीं दसांगा। तो हम लोग भी कहते थे यार कि ये क्या बात हुई, मतलब हम तो काम कर रहे हैं, तो आप सीन करवा रहे हो तो बताओ तो सही कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। हिना से पूछने की इजाजत देना आप हमें, हम अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कराएं ना, फैसल नहीं है स्टूडियोज में, कितना तंग किया इन्होंने आपको बीइंग सीनियर आर्टिस्ट, एटीट्यूड दिखाया आपको, आपने कुछ पूछा या रिहर्सल करनी थी तो फैसल ने कहा नहीं असिस्टेंट के साथ कर लो, या ऐसा कुछ हुआ? या सीनियर बन के दिखाया? हाँ, सीनियर बन के दिखाया। प्लीज सच बोलिएगा प्लीज। नहीं, वैसे तो हम पठान ही हैं, सच ही बोलते हैं। वी डू नॉट केयर। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं फर्स्ट डे आई तो आई वॉज स्केयर्ड कि हो सकता है, बिकॉज ही इज़ अ स्टार, एवरीबडी नोज दिस, तो मुझे लगा कि कुछ होगा ऐसा सीन, यू नो, टेंट्रम्स वाला और इस तरह से। लेकिन ये एंटर हुए, उनका अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बड़ी प्यारी हैं आप, आपका बड़ा टैलेंट अमीन सर ने बड़ा आपके बारे में जिक्र किया, और ये वो इन्होंने मुझे पहले उसमें ही 5 to 10 सेकेंड्स में इन्होंने इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन दे दिया, और वो बाकायदा मुझसे बात कर रहे थे। और ये थर्ड, आप इनकी थर्ड जूनियर को स्टार हैं जिनसे मैं ये सेम ओपिनियन सुन रहा हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किसी सीनियर का अपने जूनियर को या अपने को वर्कर को इस तरह से यू नो कंफर्टेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ दिन पहले उन्होंने भी फैसल के बारे में यही बात की। सो फैसल भाई 3 गवाहियां आ गई हैं, अब आप इजी हैं, मतलब ठीक है, अच्छा है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ने से पहले हम इस ड्रामे का राजा रानी का OST जो है ना, फैसल भाई मैं कह रहा था जो आप बात कर रहे हैं, दिस इज वाज जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है, मेरे फराइज में शामिल है कि वो मैं आगे पास ऑन जरूर करूं।
और ये जिम्मेदारी भी है बीइंग सीनियर कि अब आगे जो नेक्स्ट लॉट आए वो आप लोगों को ऐसे ही प्रेस करे और ऐसे ही सीखे, ये बहुत ही अच्छी और बहुत सारे सीनियर्स ऐसे होते हैं जो करते भी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं भी करते, आपको तंग भी करते हैं। बहरहाल जी आप OST सुनाते हैं राजा रानी का, जिसके म्यूजिक प्रोड्यूसर जो हैं, कंपोजर जो हैं वो राहील फयाज हैं, वोकलिस्ट है राहत फ़तेह अली खान और लिरिक्स इसके लिखे हैं असद अली शाह ने। सुनते हैं। हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने अजनबी अजनबी, दर्द की हर घड़ी इस तरह से चली, मौजों की जैसे रवानी, एक तराजा एक थी रानी, कैसी है ये कहानी, एक तराजा एक थी रानी। दी फैसल कुरैशी और स्क्रीन पे भरपूर नजर आ रहा है भाई, क्या करें, हैंडल नहीं हो पा रहा हमसे तो बीइंग व्यूअर। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। OST ड्रामे की जान होती है। आज आपको पता है कि वो जैसे ड्रामे को और लोग बहुत सारे OST की वजह से ड्रामे की तरफ जाते हैं कि क्या कहानी है, तो वो भी अपना आप बता रहे हैं। फैसल भाई मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या कहूँ, द वे यू कम ऑन स्क्रीन नाउ, मतलब स्क्रीन भर जाती है। सो वी फील सो ग्लैड कि हमारे पास ऐसे स्टार्स हैं जो देखने वाले हैं। उनके हवाले से कुछ कहिए, क्या उनको मुख्तलिफ देने जा रहे हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू, क्या कोशिश की है, और बाकी किरदारों के बारे में भी जरा थोड़ा सा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा जरा प्लीज अपने देखने वालों के लिए हु पर्टिकुलरली फॉलो योर ड्रामास कि फैसल कुरैशी साहब का ड्रामा। आई मीन अगर मैं बाकी कास्ट की पहले बात करूं, ऑब्वियसली जावेद शेख साहब हैं, वन ऑफ द आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ पाकिस्तान। उनके साथ काम करना वैसे ही एक हमारे लिए ना एक ऑन सेट प्लेजर होता है हमारे लिए, बिकॉज वो इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं जावेद शेख साहब। फिर कैसर भाई हैं, सलमा आपा हैं, आरेज हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई मस्ट से। आरेज ने इतना अच्छा काम किया है। मैं जब उसके साथ सीन्स भी कर रहा था, मैं पकड़ पकड़ के उसको पपियां करता था तो कहता था भाईजान, तो मैं कहता था यार तू कर इतना अच्छा रहा है, मैं क्या करूं। तो आरेज हैव डन अ ग्रेट जॉब। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें हम शामिल हैं, और जो एक बहुत फनी बात है वो ये है, अली ताहिर इज प्लेइंग हिनास फादर कैरेक्टर एंड ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। और अली को क्योंकि हमारा जो रिश्ता था वो ऐसा था, तो मैंने कहीं भी उनको अंकल नहीं कहा, सरी का, क्योंकि दोस्त है यार, अच्छा नहीं लगता। फिर हुमा जी हैं, हुमा नवाब साहिबा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। टीपू है, महबूब है अपना, और कौन कौन है भाई, हैं खुशी हमारी, हीरा आपके राजा साहब हैं, देखा ट्रेलर में, हारिस वहीद हैं। वैसे भी आप जितने भी हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं ना, चाहे वो कैमरे के पीछे लोग हैं या कैमरे के आगे लोग हैं, आप में कुछ ना कुछ तो बहुत खास है कि हम दुनिया में नंबर 1 हैं ड्रामास के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेफिनेटली वो यही चीज़ है, वो यही प्रोफेशनलिज्म है और एक दूसरे की सपोर्ट है जिसमें आप लोग लेके चलते हैं। हमारी बहुत नेक तमन्नाएं हैं। वैसे भी ड्रामा तो हमने नहीं देखा, लेकिन टीज़र जिसने भी एडिट किया है और शॉर्ट्स जैसे जैसे उठाए हैं, उसको आप एक खुसूसी सलाम हमारा जरूर दीजिएगा, बिकॉज़ टीजर बहुत कमाल था। और जब भी आपने रोका एक दफा इस्लामाबाद आना है तो आपने हमारे शो में लाजमी आना है, आप दोनों ने, हम इंतजार करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। फैसल कुरैशी और हिना अफरीदी हमारे साथ मौजूद थे। इंतजार राजा रानी राजा स्टिल हिडन। राजे का भी पता नहीं, फैसल भाई ने आधी बात बता दी, आधी बता नहीं। उसके लिए थोड़ा सा तो इंतजार करें ना, इतनी मेहनत की गई है, एक पूरा ड्रामा बनाया और क्या जबरदस्त कास्ट है, तमाम कैरेक्टर्स को जो मैंने देखा है ना ट्रेलर के अंदर बहुत ही कमाल। पहले ही कितना बड़ा सरप्राइज है कि वो राजा है ही नहीं जिनको हम राजा समझ रहे हैं, लेकिन जो भी है ना राजा हमें फैसल कुरैशी ही नजर आ रहा है। बालाजी इंतजार कीजिए, आज रात 8 बजे जो है आप देख सकेंगे, और हर वीक में बुध के रोज शाम 8 बजे आप हम टीवी के ऊपर ये ड्रामा देख सकेंगे, राजा रानी। इसके साथ ही वक्त हो गया खत्म शो का, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।